हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस। मैं उमेश सर, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। और हम इस लेक्चर में बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड आपके जो चार्ज डेंसिटीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पिछले लेक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो कूलॉम्स लॉ होता है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगते हैं वो उनको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है, और साथ ही साथ कूलॉम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है उसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, या हम लोग उसको डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में किस प्रकार से डिराइव करते हैं। जैसे एमकेएस यूनिट, एमकेएस आपका अगर सिस्टम ऑफ यूनिट्स है तो उसमें किस प्रकार से हम लोग कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला लिखेंगे, और साथ ही साथ एसआई यूनिट में हम लोग किस प्रकार से उसका फॉर्मूला लिखेंगे कूलॉम्स लॉ का। ठीक है, तो यही सारी चीजें मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी। चलिए अब बात करते हैं इस लेक्चर की। अब हम लोग देखिए कूलॉम्स लॉ के बारे में हमको सारी चीजें पता चल गई हैं। ठीक है, कूलॉम्स लॉ के बारे में सारी चीजें पता चल गई हैं। अब हम उसके थोड़े से लिमिटेशंस के बारे में देखेंगे कि कूलॉम्स लॉ कहाँ पे फेल्ड हो जाता है। ठीक है, उस चीज को समझने के बाद हम लोग थोड़ा सा उसमें देखेंगे कि जो आपका न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनके साथ इस जो आपका यहाँ पे फोर्स लगता है उनमें आपका क्या डिफरेंस आता है, और जो न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो आपका किस प्रकार से इससे रिलेट हो पाता है, उन चीजों को हम लोग आज के लेक्चर में समझेंगे। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। मतलब अगर कई सारे चार्जेस हैं, अगर हमको किसी एक चार्ज के ऊपर, मान लेते हैं हमारे पास 3-4 चार्जेस हैं, n टाइम्स के चार्जेस हैं, तो अगर हमको Q1 पे हमको टोटल फोर्स कैलकुलेट करना हो तो हम लोग किस प्रकार से कूलॉम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर आपका 3 है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में जान लेते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को हम लोग कहते हैं, और के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करती है। तो पहला मैंने बताया था कि जो के की वैल्यू है वो किस मीडियम में ली गई है वो आपकी उस पे डिपेंड करती है, और साथ साथ किस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम लोग फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं उस पे डिपेंड करती है के की वैल्यू। तो आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब आपका के जो होता है, इसके बारे में हम लोग आज थोड़ी सी डिटेल में हम लोग जानते हैं। अब देखिए ये आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। बेसिकली आपका जो आपका मैग्नीट्यूड होता है, अगर मान लेते हैं हम कोई Q1 Q2 दो चार्ज ले लेते हैं और इनके बीच की डिस्टेंस r ले लेते हैं। यहाँ पे मैं बना दूं, यहाँ पे Q1 Q2 दो चार्जेस हैं और इनके बीच की डिस्टेंस आपकी मान लेते हैं r है। तो अगर इस सिस्टम को किसी मीडियम में रखते हैं, किसी मीडियम में जो फोर्स का वैल्यू होगा उसका रेशियो किसके साथ, आपका किसके साथ, मतलब वैक्यूम के अंदर जो आपका जो वैक्यूम के अंदर अगर इसको किसकी मीडियम में पुट करते हैं, रखते हैं, तो जो आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा और किसके साथ रेशियो होता है, द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस प्लेस्ड द सेम डिस्टेंस इन वैक्यूम। मतलब अगर इसी सिस्टम को, जो आपका दोनों चार्जेस वही सेम चार्जेस और वही सेम डिस्टेंस को अगर हम वैक्यूम में रखते हैं, इन दोनों का जो रेशियो आता है, जो दोनों फोर्स का रेशियो आएगा, वही आपका क्या कहलाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, यहां पे मैंने लिख दिया है, द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स का मतलब रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसके किसके बीच में, बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम। मतलब वैक्यूम के अलावा अगर किसी मीडियम में रखे गए हैं तो उनके बीच का जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड किसके साथ रेशियो में रहेगा, द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस अपार्ट इन द मीडियम। मतलब मीडियम के अलावा, मतलब यहाँ पे वैक्यूम की बात कर रहा है। अपार्ट इन द मीडियम का मतलब यहाँ पे वैक्यूम में जो फोर्स होगा
और आपका अपार्ट इन वैक्यूम मतलब यहाँ पे मीडियम, यहाँ पे मीडियम की बात हो रही है। वैक्यूम के अलावा, अपार्ट इन वैक्यूम का मतलब क्या, हिंदी मतलब अगर आप निकालें तो अपार्ट इन वैक्यूम का मतलब होगा वैक्यूम के अलावा, और वैक्यूम के अलावा आपका क्या आ जाएगा, कोई मीडियम आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी लिखा गया है अपार्ट इन मीडियम, मतलब किसी वैक्यूम मतलब मीडियम के अलावा आपका क्या रहेगा, वैक्यूम रहेगा या तो आपका फ्री स्पेस रहेगा। तो यही आपका क्या होता है, यही जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अलग अलग के की वैल्यू होती है, तो अगर हम लोग बात करें एमकेएस यूनिट्स में, फॉर एमकेएस यहां पे लिख लीजिए फॉर एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, ठीक है। अब एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर बात करें तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ आपका क्या हो जाता है 1/k q1 q2 अपान r स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर हम लोग किसी मीडियम के लिए अगर एफ का फॉर्मूला लिखते हैं, एफएम जिसको हम लोग दिखा रहे हैं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा 1/k q1 q2 अपान r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसी मीडियम के लिए हमने लिख दिया, और हमने बताया था कि एमकेएस में अगर आपका फ्री स्पेस है या वैक्यूम है तो वहां पे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। तो सेम वही फॉर्मूला अगर हम लोग वैक्यूम के लिए लिखें या फ्री स्पेस के लिए लिखें तो एफ नॉट, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, एफ नॉट से दिखाया है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो अगर हम लोग इसको इससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्रोसेस, देखिए यहाँ पे अगर एफ नॉट बाई एफ एम की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे एफ नॉट की वैल्यू है q1 q2 बाई आर स्क्वायर बाई आपका क्या हो जाएगा 1/k, या हम लोग कह सकते हैं q1 q2 बाई के आर स्क्वायर के बराबर। तो जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा q1 q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आपका क्या हो जाएगा के आर स्क्वायर अपॉन q1 इंटू q2, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा q1 q2 से ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो ये वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के k के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी मीडियम में फोर्स की वैल्यू पता है और किसी वैक्यूम या फ्री स्पेस में फोर्स की वैल्यू पता है, किसी दो चार्जेस जिनके बीच में डिस्टेंसेस आपके सेम हैं, तो उसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा एफ नॉट बाई एफ एम, मतलब दोनों फोर्स का अगर रेशियो निकाल देंगे तो वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बात करें, अब मैंने आपको बताया किसके लिए, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए बता दिया। अब इसी चीज को हम लोग किसके लिए बात करते हैं, एसआई यूनिट के लिए बात करते हैं। तो एसआई यूनिट में आप किस प्रकार से करेंगे, हम लोग जानते हैं एसआई यूनिट में अगर फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका q1 q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर हम लोग किसी मीडियम के लिए वहां पे फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे जिसको हम लोग मान लेते हैं एफएम से दिखा रहे हैं, तो एफएम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वहीं पे अगर वैक्यूम और हाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं लगेगा, वहां पे एप्सिलॉन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख के भी एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट की जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। और अगर हम लोग किसी मीडियम के लिए बात करें, फॉर मीडियम, तो मीडियम के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे एफ एम की, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट आपका क्या होता है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन हो जाएगा और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। इसी तरीके से अब हम लोग बात करते हैं फॉर वैक्यूम के लिए,
तो वैक्यूम के लिए हमने फॉर्मूला लिखा ही है ऊपर, एफ नॉट क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, हम लोग को क्या निकालना है, एफ नॉट बाई एफ एम की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहने देते हैं। अब देखिए, और जो ये वाला पार्ट है ये जस्ट ऊपर हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और Q1 Q2 आपका आ जाएगा। मतलब हमने क्या किया, इसको डिवाइड करके ये वाला पार्ट क्या किया, हमने मल्टीप्लाई के रूप में लिख लिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, Q1 Q2 से ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा एफ नॉट बाई एफ एम का, वो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन आपका किसी मीडियम की परमिटिविटी है और एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। अब इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो ये किसके बराबर आता है, रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर आता है। एप्सिलॉन आर जो है आपका, एप्सिलॉन आर ये आपका क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है ये आपका जो फ्री स्पेस में आपका मतलब किसी मीडियम में जो परमिटिविटी होती है और किसी वैक्यूम या फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी है उसके रेशियो के बराबर होता है। या हम लोग कह सकते हैं कि जो फोर्स आपका एसआई यूनिट में जो फोर्स आपका किसके लिए जो रेशियो होता है, फोर्स आप वैक्यूम के लिए और फोर्स आपका किसी मीडियम के लिए, वो किसके बराबर होता है, रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। और रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो किसके बराबर होती है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होती है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होती है, ठीक है। ये हुआ आपका किसमें निकल गया, आपका एसआई यूनिट में फॉर्मूला निकल गया और हमने एमकेएस यूनिट का फॉर्मूला आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें देखिए आपको सारी आपके रिटर्न मिल जाएंगी, लिखी हुई मिल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे सिमिलरली इन एसआई यूनिट की यहाँ पे बात कर रहा है, टेकिंग मैग्नीट्यूड्स ओनली, क्योंकि यहाँ पे हम लोग केवल मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए आपका वेक्टर फॉर्म यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आपके ये आपका फॉर्मूला दोनों मैंने जो आपको लिख के बताया है, ये दोनों को डिवाइड करने पे जो एप्सिलॉन आर आ गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। is the ratio of permittivity of medium and the permittivity of free space। जो relative permittivity होती है वो आपके किसी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है और किसी जो आपका फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है उसके रेशियो के बराबर होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड आपका इक्वेशन बना के किया गया है, तो यहाँ पे जो k होता है इस आपका रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। thus the dielectric constant of a medium is same as its relative permittivity both being dimensionless constants, ठीक है। आपका जो परमिटिविटी होती है वो डायमेंशनलेस होती है, तो आपका जो k भी होगा वो क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा, ठीक है। तो k की अगर आपको आपसे पूछा जाए डायमेंशन तो आपको बोलना है डायमेंशनलेस होता है। तो इस प्रकार से हमने डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को थोड़ा सा डिटेल में देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। लिमिटेशन इसकी क्या है, क्यों आपका कूलॉम्स लॉ कहां पे फेल्ड हो जाता है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें है, कूलॉम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। ये आपका पॉइंट चार्जेस के लिए हमेशा वैलिड होता है, या जो चार्जेस जो होते हैं रेस्ट में होते हैं उनके लिए ही वैलिड होता है। तो अगर आपके चार्जेस बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो आपका क्या हो जाएंगे, वो कुछ ना कुछ मोशन रखेंगे, तो वहां पे आपका कूलॉम्स लॉ आपका फेल्ड हो जाएगा। तो पहला आपका इसका पॉइंट है, कूलॉम्स लॉ वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। अब बात करते हैं सेकंड की, कूलॉम्स लॉ इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल इन चार्जेस एट रेस्ट। जैसा कि मैंने बताया कि जो रेस्ट चार्जेस है उन्हीं के लिए आपका कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल है, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा,
वहां पे अगर चार्जेस मोशन में होंगी तो वहां पे करंट आ जाएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक आपका फील्ड आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो वहां पे और कूलॉम्स लॉ के साथ साथ और कई फोर्सेस काम करेंगे। ठीक है, तो यही लाइन लिखा गया है, स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू द चार्जेस एट रेस्ट when a charge is in motion, forces other than electrostatic force come into play and Coulomb's law cannot be used to measure। जब चार्जेस मोशन में होती हैं तो वहां पे आपका मोशन फोर्सेस, यहाँ पे अलग टाइप के फोर्सेस आ जाते हैं, किसके अलावा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा, तो वहां पे कूलॉम्स लॉ आपका फेल्ड हो जाता है। थर्ड लाइन आपकी क्या कह रही है, कूलॉम्स लॉ फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा न्यूक्लियस बनाता हूँ और इसके अंदर हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियन और प्रोटॉन आपके होते हैं। तो कूलॉम्स लॉ आपका क्या कहा गया, आपका कूलॉम्स लॉ ने बताया था कि जब आपके दो चार्जेस अगर बहुत क्लोजली होंगे, मतलब दो चार्जेस सेम अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो आपस में रिपल्सन क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे अगर रिपल्सन वाला केस हर जगह अप्लाई होता, मतलब न्यूक्लियस पे अप्लाई होता, तो ये कभी न्यूक्लियस स्टेबल हो ही नहीं पाता। मतलब यहाँ पे प्रोटॉन है तो नेबरिंग जो प्रोटॉन है उसके साथ क्या हो जाता, रिपल्सन हो जाता, जिससे हमारा न्यूक्लियस कभी फॉर्म हो ही नहीं पाता। तो यही चीज एक्सप्लेन करने में ये आपका कूलॉम्स लॉ फेल्ड हो गया। तो सही हम लोग जानते हैं कि वहां पे न्यूक्लियन और प्रोटॉन होते हैं जो कि आपस में क्लोजली बाउंड होते हैं और यहाँ पे एक फोर्स रहता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और न्यूक्लियर फोर्स आपका क्या होता है, एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, जबकि कोलंबियन फोर्स जो होता है वो एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। मतलब 10 टू द पावर -3 टू 10 टू सेवरल किलोमीटर, अगर आपका 10 टू द पावर -3 से कई सारे किलोमीटर्स में अगर आप लेते हैं डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच में, तो वहां पे आपका कूलॉम्स लॉ आराम से अप्लाई हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पे Q1 Q2 चार्जेस हैं, अगर डिस्टेंस आप यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग लेते हैं यहाँ पे 100 मीटर का डिस्टेंस लेंगे तब भी हमारा क्या होगा, वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि कूलॉम्स लॉ फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस सिंस इन न्यूक्लियस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर लार्ज नंबर में प्रोटॉन्स होते हैं, ऑल हैविंग पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, मतलब ये दोनों लाइक चार्जेस होते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ दे शुड रिपेल ईच अदर, However, nucleus has a stable end। जब वो रिपेल करेंगे तो वो आपका न्यूक्लियस कभी स्टेबल हो ही नहीं पाएगा। तो उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि जो लिमिटेशंस हैं ये आपके तीन मेजर लिमिटेशंस है किसकी, कूलॉम्स लॉ की। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग देखते हैं जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं एंड न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है, जैसे दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग क्या कह सकते, दो चार्जेस चाहे वो लाइक चार्जेस हो चाहे वो अनलाइक चार्जेस हो, उनके बीच के फोर्सेस को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस कहेंगे। और जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। न्यूक्लियर फोर्सेस आपके जो न्यूक्लियस के अंदर जो आपका शॉर्ट रेंज फोर्स होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो इसी में बताया गया है इन न्यूक्लियस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, ऑल हैविंग पॉजिटिव चार्ज, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ उनको क्या करना चाहिए, उनको आपस में रिपल्सन क्रिएट करना चाहिए और जो वो फोर्स है, जो न्यूक्लियस है, वो आपका कभी स्टेबल नहीं होना चाहिए। किसके अनुसार बताया जा रहा है, ये कूलॉम्स लॉ के अनुसार बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे होता है इन स्पाइट ऑफ दिस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिपल्सन, मतलब स्पाइट ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग रिपल्सन, वहां रिपल्सन के अलावा
वहां पे क्या होता है, द न्यूक्लियस हैज ए स्टेबल नेचर। दिस फेल्योर ऑफ कूलॉम्स लॉ इज बिकॉज इन न्यूक्लियाई सम नॉन इलेक्ट्रिकल और नॉन ग्रेविटेशनल फोर्सेस इन एडिशन टू इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। मतलब आपके वहां पे कुछ नॉन ग्रेविटेशनल फोर्सेस और नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ऐड हो जाते हैं, किसके साथ, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के साथ, जो कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, जो कि एग्जिस्ट करती है न्यूक्लियस के अंदर। These nuclear forces hold proton together in spite of electrical repulsion between them। मतलब ये जो फोर्सेस हैं, these nuclear forces hold proton, इसको टाइटली पैक्ड रखता है, किसको, प्रोटॉन्स को, in spite of being repulsed in nature। ठीक है, hence the nuclear forces are known as the short range forces। हम लोग पढ़ते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई में, हमने पढ़ा था जब मैंने न्यूक्लियस के बारे में, जब आप न्यूक्लियस पढ़ा होगा 12th में, तो वहां पे बताया जाता है कि जो आपका न्यूक्लियस फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, क्योंकि अपने आप में आप देखेंगे जो एटम आपका कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार से आपका एटम फॉर्म होता है, इसके साइड साइड आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो जब ये न्यूक्लियस ही अपने आप में बहुत छोटी सी चीज होती है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियस होता है 10 टू द पावर -14, 10 टू द पावर -14 के बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। तो आपका जो कि रदरफोर्ड ने इसको बताया था, तो यहाँ पे न्यूक्लियस जब अपने आप में ही इतना छोटा होता है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियन है, तो वो आपस में खुद ही शॉर्ट रेंज फोर्सेस बन जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है आपका इलेक्ट्रिकल फोर्सेस एंड न्यूक्लियर फोर्सेस के बीच में डिफरेंस। मतलब आपका न्यूक्लियस के अंदर क्यों कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, उसी चीज को यहाँ पे समझाया जा रहा है। ठीक है, आई होप कि ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, कूलॉम्स लॉ एंड न्यूक्लियर फिजन। अब कूलॉम्स लॉ और न्यूक्लियर फिजन के बीच में कैसे आप समझ सकते हैं, अगर मान लेते हैं किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, मतलब जो आपका इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, जो वहां पे इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हो जाएंगी वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। जब इलेक्ट्रिकल फोर्सेस वहां पे ज्यादा हो जाएंगी तो मतलब वहां पे रिपल्सन फोर्स अधिक हो जाएगा, और अगर उस न्यूक्लियस को अगर हम लोग ब्रेक करना चाहें, तो अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे उसको, तो आराम से वहां पे न्यूक्लियर अपने दो पार्ट में, एक स्टेबल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसी चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है कि कूलॉम्स लॉ का न्यूक्लियर फ्यूजन में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इट शुड बी नोटेड दैट द कूलॉम्स लॉ इज वैलिड ओवर वाइड रेंज फ्रॉम 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर टू डिस्टेंसेस ऑफ सेवरल किलोमीटर्स। तो हम लोग जानते हैं कूलॉम्स लॉ वैलिड होता है आपके 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर और से लेकर सेवरल किलोमीटर्स तक वैलिड होता है। देयरफॉर कूलॉम्स फोर्स इज अ लार्ज रेंज फोर्स, जैसा कि मैंने बताया। हाउएवर द न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस फॉल ऑफ मच मोर रैपिडली देन द 1/r²। दिस हैज इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस। तो आपका न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर, मतलब वहां पे वर्क करता है 1/r²। दिस हैज इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस, मतलब ये आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है। इफ द न्यूक्लियस हैज टू मेनी प्रोटॉन्स, अगर हम मान लेते हैं किसी न्यूक्लियस के अंदर कई सारे प्रोटॉन्स हैं, बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, तो वहां पे यूरेनियम एटॉमिक नंबर जिसका होता है Z = 92, तो वहां पे अगर हम लोग एटॉमिक नंबर Z = 92 की बात करें, मतलब यूरेनियम की बात करें, तो द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिकम्स प्रीडोमिनेंट ओवर द न्यूक्लियर फोर्स। मतलब वहां पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो प्रीडोमिनेट करेगा किसके साथ, न्यूक्लियर फोर्स के साथ, तो वहां पे रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा। तो द न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट मेनली बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इट्स नियरेस्ट नेबर, while the electrical forces act over largest distance, giving a repulsion between each proton and all the other in the nucleus। तो वहां पे रिपल्सन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण
आपका जो न्यूक्लियस होता है, जो आपके जिसमें ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, वो एक स्टेबल नहीं रहता है, वो अपने आप को ब्रेक करने के लिए तैयार रहता है। मतलब वहां पे न्यूक्लियर फिजन बहुत ही इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वही सारी चीजें मतलब यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे एक और लाइन लिखी गई, द ग्रेटर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, जितना ज्यादा आपके प्रोटॉन्स की संख्या होगी न्यूक्लियस के अंदर, स्ट्रॉन्गर इज द इलेक्ट्रिकल रिपल्सन, वहां पे इलेक्ट्रिकल रिपल्सन ज्यादा होगा, एंड इट इज इजियर टू ब्रेक सच न्यूक्लियस इन रिजल्ट इनटू न्यूक्लियर फिजन। मतलब वो उनको उतना ही आसान हो जाएगा उनको दो पार्ट में डिवाइड करना, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एज अ रिजल्ट हम लोग जानते हैं कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। मतलब जो जब दो न्यूक्लियस आपस में ब्रेक हो जाते हैं उनको न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन जो होता है आपका क्या होता है, जब एक बड़ा न्यूक्लियस आपका ब्रेक हो जाता है टू पार्ट में, तो बस न्यूक्लियर फिजन ही समझते हैं। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ अदर चार्जेस। मतलब दूसरे चार्ज का, अगर उस चार्ज पे बात करें, दूसरे चार्ज का इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो अगर वो चार्ज, अगर मान लीजिए दो चार्जेस जिनके बीच में डिस्टेंस r ले लेते हैं, Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है r है। तो अगर हम लोग मान लीजिए एक चार्ज ले लेते हैं Q1, Q स्टार आपका एक चार्ज है, तो पूछ रहा है कि यहाँ पे चार्ज का इन्फ्लुएंस क्या पड़ेगा, इस पे प्रभाव क्या पड़ेगा। तो अगर ये चार्ज बहुत ज्यादा दूर है तो इसका इफेक्ट यहाँ पे पता नहीं चलेगा। अगर ये चार्ज आपका जितना क्लोज लेते आएंगे उतना ही हम लोग को ये इस लाइन के, अगर हम लोग Q2 पे बात करेंगे तो इस लाइन के अलोंग अगर अनलाइक चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, अगर अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो अगर वो बहुत ज्यादा दूर है चार्ज तो वहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि कूलॉम्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज टू बॉडी इंटरेक्शन, मतलब टू बॉडी इंटरेक्शन है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। और ये अदर चार्जेस के प्रेजेंस से इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। हेंस द Coulomb's force that one charges exert on another charges remains unchanged if other charges are brought nearby। ठीक है, मतलब अगर हम लोग Coulomb force जो है, hence the Coulomb force है, वो आपका one charge exert on another charge, Coulomb force लग रहा है अगर एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर, तो remains unchanged, वो unchanged रहेगा यदि हम लोग अदर चार्जेस आर ब्रॉट नियरबी, मतलब दूसरे चार्ज को अगर हम लोग पास न लाए तो वो आपका एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर फोर्स, आपका कूलॉम्ब फोर्स लगता रहेगा, वहां पे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। अगर उस चार्ज को अगर हम लोग पास लेके आ जाते हैं तो वहां पे इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही सारी चीजें थी आपके इन्फ्लुएंस ऑफ अदर चार्जेस के लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। अब आइए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस को समझते हैं। तो पहले बात करते हैं सुपरपोजिशन। ठीक है, आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहीं पे भी आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वहां पे क्या होगा, आपके जितने भी जो नेट आपका वहां पे, अगर हम लोग मान लीजिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग वेव्स का भी पढ़ते हैं, तो वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो पूरे के वेक्टर सम के बराबर होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस देख रहे हैं। तो अगर हमारे पास कई सारे चार्जेस हैं तो उसका जो नेट, उस चार्ज पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो अलग अलग होंगी, तो उन सभी फोर्सेस का जो एडिशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, नेट फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस मतलब यहाँ पे बेसिकली एक वेक्टर सम होता है
अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसी में लग जाता है तो उस चीज का वहां पे क्या होता है, वेक्टर सम होता है, जिससे हम लोग को नेट वैल्यू पता चल जाती है। तो अगर हम लोग चार्जेस के लिए बात करें तो मान लेते हैं अगर हम लोग को एफ नेट निकालना रहेगा तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट 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 Fn वेक्टर हम लोग कर देंगे। तो यही आपका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। अब बात करते हैं इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे। अब चूंकि हमको F1 F2 F3 सारी की वैल्यू भी चाहिए, तो किस प्रकार से कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए कि हमने क्या लिया, यहाँ पे Q0 चार्ज ले लिया, Q0 चार्ज है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका Q1 चार्ज है, और मान लेते हैं यहाँ पे आपका Q2 चार्ज है, और यहाँ पे मान लेते हैं Qn चार्ज है। ठीक है, हमने कई सारे चार्जेस ले लिए। अब मान लेते हैं हमको टोटल चार्ज, टोटल फोर्स निकालना है, मतलब यहाँ पे Q0, इन चारों के कारण Q0 पे जो आपका पूरा टोटल फोर्स लग रहा है उसको हम लोग को कैलकुलेट करके दिखाना है। अब क्या करना है आपको, मान लीजिए जब आप Q2 और Q0 के बीच में डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, अगर हम लोग Q2 से Q0 जाते हैं तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए डिस्टेंस जो है वो कितना है, R20, R20 वेक्टर के बराबर है या R20 के बराबर है। और अगर मान लेते हैं इस Q1 से Q0 का जो डिस्टेंस है वो किससे दिया गया है, R10 वेक्टर से दिया गया है। और अगर Qn के कारण इस पे अगर हम लोग देखें तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, R वेक्टर n0 के बराबर हो जाएगा। अब हमने ये चीजें तो पिछले क्लास में देखी थी, जब मैंने आपको वेक्टर फॉर्म बताया था वेक्टर का, तो वहां पे मैंने आपको समझाया था। अब देखिए हमको पता है कि जो फोर्सेस लगती हैं वो हमेशा जिन दोनों चार्जेस की बात हो रही है, जिन लाइन को ज्वाइन कर रही है उस लाइन के अलोंग लगती है फोर्स। तो अगर हम लोग Q1 चार्ज के कारण यहाँ पे फोर्स की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, Q1 चार्ज के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से फोर्स लगेगा। यहाँ पे जो फोर्स का नाम हो जाएगा, Q0 पे कौन सा फोर्स लगेगा, F02, मतलब Q0 पे कितना फोर्स है, किसके कारण, Q1 के कारण, तो ये हो जाएगा F02 के बराबर हो जाएगा। बात करते हैं Q2 पे, तो Q2 इस लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा। मान लेते हैं कि सारे चार्जेस आपके क्या है, लाइक चार्जेस हैं, तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स कैसा लगेगा, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, मतलब इस पे जो आपका Q0 पे इस Q1 के कारण जो आपका फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, F02 हो जाएगा। इसी तरीके से Q2 के लिए बात करेंगे तो फोर्स आपका इधर की तरफ लगेगा, और ये फोर्स क्या कहलाएगा, F वेक्टर 02 कहलाएगा। हमने बताया था इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग यही होता है, मैंने आपको लास्ट में जब F12 F21 का सारा चीज मैंने बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह है कि Q0 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, किसके कारण, 2 के कारण। और इसी तरीके से Qn के लिए बात करते हैं तो Q1 के लिए जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और जो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0n वेक्टर। तो अब हम अगर इन तीनों फोर्सेस को कैलकुलेट कर लें, निकाल लें, अगर इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स मिल जाएगा, किसके ऊपर, इस Q0 चार्ज के ऊपर। तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए अब पहले हमको क्या निकालना है, पहले Q1 चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है वो आपका क्या है, Q01, यहाँ पे Q01 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q01 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Q01 रहेगा। तो आपका F वेक्टर 01 अगर आपको लिखना है, बात करते हैं पहले इन आपका कोई भी आपका सिस्टम ऑफ यूनिट ले लेते हैं। तो मान लेते हैं अगर हम लोग किस में बात कर रहे हैं, SI यूनिट में ही बात करें तो K, या तो मैं वैल्यूज रख देता हूं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, सॉरी यहाँ पे चार्जेस कौन कौन से हैं, आपके Q0 चार्ज है,
जिसपे निकालना है, और दूसरा चार्ज Q2 Q1 है, यहाँ पे Q1 है अपान, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में है, Q1 से Q0 के बीच में कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, R10 है, R10 वेक्टर है, इसका मॉड का क्यूब इनटू आपका हम लोग जानते हैं R10 वेक्टर के बराबर होता है। ये मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला लिखना बताया था। तो आप पिछला लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कूलॉम्स लॉ के लिए, तो वो लेक्चर जब तक आपको क्लियरली समझ में नहीं आए, एक दो बार देखिए, उसको प्रैक्टिस करिए, तो आपको भी ऐसे वैल्यूज निकालने आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब अगर इसको डिटेल फॉर्म में लिखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1, हमने क्या किया, R10 वेक्टर, हमने पहले आपको यहाँ पे पिछले वाले क्लास में R21 वेक्टर निकलवाया था, R12 वेक्टर निकलवाया था, वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगुलर एडिशन के हिसाब से हमने इनकी वैल्यू निकलवाई थी। तो R21 की जो वैल्यू थी वो R1 माइनस R2 थी, और जो R12 की वैल्यू थी वो क्या थी, R2 माइनस R1 के बराबर थी, ये वैल्यू इसके बराबर थी। तो यहाँ पे क्या है, जब 0 1 है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे R10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम लोग इसी तरीके से R10 की वैल्यू की बात करते हैं तो इसी के हिसाब से सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के बराबर लिख सकते हैं। अब इसी चीज को हम लोग हर में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड का क्यूब इंटू R10 वेक्टर का मतलब यहाँ पे R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ पे F वेक्टर 0 1 हमने यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे, F02 निकालेंगे, F0 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे F02 करिए, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए Q0, यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे Q2 चार्ज है तो यहाँ पे Q2 रख देंगे, अपॉन R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है, यहाँ पे चूंकि R आपका क्या है 20, आपका यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, R0 वेक्टर का यहाँ पे क्यूब रहेगा, R0 माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया, F02 के लिए फॉर्मूला निकल गया। इसी तरीके से n के लिए अगर हम लोग फॉर्मूला निकलवाएं तो n के लिए आपका जो फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, तो F0 n के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे Q0 Qn हो जाएगा अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर, और ये इसका क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R0 माइनस Rn वेक्टर आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमने n के लिए हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाल लिया किसी एक चार्ज पे, ठीक है। Q0 के चार्ज के ऊपर अगर हमको टोटल फोर्स निकालना है तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, यहाँ पे जितने चार्जेस हैं उनके लिए फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालेंगे और सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। F वेक्टर F नेट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी। अब हम लोग जानते हैं कि Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका सब में मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे भी Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो सभी में आपका Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिलेगा। और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले आपका क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, Q1 अपॉन क्या बचेगा यहाँ पे R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बचेगा, और यहाँ पे R इसका क्यूब और R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आपका इस प्रकार से बचेगा। इसी तरीके से आगे प्लस होता जाएगा, प्लस
Q2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और इसका क्यूब और R0 माइनस R2 वेक्टर का इस तरीके से ये आपका nth टर्म तक जाएगा, मतलब Qn अपॉन R0 माइनस Rn वेक्टर और इसका क्यूब और इनटू आपका क्या हो जाएगा R0 माइनस Rn। ये आपका एक फॉर्मूला, एक रिलेशन निकल के आ गया। सारे फोर्सेस के जो नेट फोर्स हैं इनको हमने क्या कर दिया, मतलब यहाँ पे F वेक्टर, F नेट की वैल्यू हमने कैसे निकाली है, क्या किया है, F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर डॉट 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 F0n वेक्टर तक हमने वैल्यूज यहाँ पे निकाल दिए हैं, सबको ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हमने Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में से कॉमन ले लिया है, तो उसके बाद ये फॉर्मूला निकल के आया। तो F नेट का जो फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। यहाँ पे समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n। अब यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, Q i हो जाएगा अपॉन R0 वेक्टर माइनस Ri हो जाएगा, Ri वेक्टर का क्यूब हो जाएगा इनटू आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा R0 माइनस Ri वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये जो टोटल फॉर्मूला निकल के आया है यही आपका क्या कहलाएगा, नेट फोर्स कहलाएगा। अगर हम लोग किसी भी चार्ज के ऊपर अगर नेट फोर्स लगा रहे हैं तो वहां पे यहाँ पे Q0 की जगह जो चार्ज हमको, जिस चार्ज पे फोर्स, नेट फोर्स निकालना है उसको पुट करेंगे, साथ ही वहां पे कौन सा कितने चार्जेस रहेंगे, 1 2 कितने चार्जेस हैं, 1 है क्या 5 चार्जेस हैं, 6 चार्जेस हैं, उनकी वैल्यूज अलग अलग निकालने के बाद सारे को ऐड करके लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये एक रिलेशन निकल जाएगा, किसके लिए, यही जो फॉर्मूला निकला है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया गया है। देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस लेके बताया गया है और F01 की वैल्यू निकाली गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के नहीं रहेगा यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R0 माइनस R1 का क्यूब, R0 माइनस R1। इसी तरीके से क्योंकि Q0 पे हम लोग को किसकी वैल्यू निकालनी है, चार्जेस जो Q0 पे हमको सारे चार्जेस का इफेक्ट को, मतलब फोर्स को निकालना है। तो यहाँ पे F02 पता कर लिया, यहाँ पे F0n पता कर लिया और F0n पता करने के बाद सारे को ऐड करके यहाँ पे ये एक फॉर्मूला निकाल दिया गया। तो यही आपका क्या कहलाता है, F नेट का फॉर्मूला हो जाता है। समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n आपका Q i अपॉन R0 माइनस Ri वेक्टर का क्यूब मॉड का होल क्यूब R0 वेक्टर माइनस Ri वेक्टर के बराबर होता है। और यही जो फॉर्मूला निकल के आया इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं अगले क्लास में इससे रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जिससे ये टॉपिक आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बेसिकली अगले क्लास में जो रहेगा मेरा क्लास, उसमें मैं क्या करूंगा, सारे क्वेश्चंस को कराऊंगा, जितने भी कूलॉम्स लॉ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, या अगर आपको थ्योरी अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो उनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं उस चीज को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो अगला क्लास में हम लोग बेसिकली कूलॉम्स लॉ के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपके हो सकते हैं उनके न्यूमेरिकल्स को करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक और लाइन लिखी गई है, thus when we have a number of charges the force on a particular charge, हमको किसी भी पार्टिकुलर चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है, is the vector sum of two body coulomb force exerted by other charge on it। तो this is known as the principle of superposition of charges। यहाँ पे चार्जेस कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी को अच्छे से समझिएगा। चार्ज डेंसिटी आपका, जो चार्ज डेंसिटी होता है वो क्या कहलाता है, चार्ज डेंसिटी।
चार्ज डेंसिटी आपका क्या होता है, चार्ज पर यूनिट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट स्पेस, पर यूनिट मेजरमेंट ऑफ स्पेस कह सकते हैं यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ स्पेस। तो आपका जो चार्ज डेंसिटी होता है वो चार्ज को पर यूनिट किस स्पेस में लिया है, 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है, उस पे डिपेंड करता है। मतलब चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला मतलब डेफिनेशन होता है वो यही होता है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट सरफेस, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ, तो वही हमारा क्या कहलाता है, चार्ज डेंसिटी कहलाता है। अब देखिए चार्ज डेंसिटी जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, और दूसरा जो होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा जो होता है वो आपका क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हमने डेंसिटी का जो अलग से फॉर्मूला पढ़ा था, डेंसिटी आपका क्या होता है, पर यूनिट स्पेस। तो डेंसिटी उसी को अगर हम लोग चार्ज के फॉर्म में बोले तो चार्ज पर यूनिट स्पेस, वही हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, जो कि 3 टाइप का होता है। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, और एक आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर हम लोग चार्जेस मान लेते हैं, एक लाइन है, इस पे कई सारे चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, कई सारे चार्जेस प्रेजेंट है। तो इस लाइन के ऊपर जो टोटल चार्ज Q है और इसका लेंथ मान लेते हैं L है, तो जो आपका यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, Q/L के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से कोई सरफेस ले लेते हैं, सरफेस में अगर कोई सरफेस हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये है और इस पे कई सारे चार्जेस यहाँ पे हैं, तो जितना चार्ज इसके पर यूनिट एरिया में होगा, पर यूनिट एरिया, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट लेंथ होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे पर यूनिट एरिया पे जो चार्ज पर यूनिट एरिया है वही आपका क्या कहलाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है। तो एक सरफेस हमने ले लिया और इसके पर यूनिट एरिया पर जितना आपका चार्ज होगा वही इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो टोटल चार्ज मान लेते हैं कैपिटल Q है और इसका एरिया है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे एरिया या तो A आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। और बात करते हैं थोड़ा लीनियर चार्ज डेंसिटी का, तो इसका जो आपका यूनिट होता है कूलम्ब पर मीटर होता है, कूलम्ब पर मीटर, ये कैपिटल C है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और इसी तरीके से इसका अगर यूनिट लिखें तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है। इसी तरीके से आपका अब बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जैसे मान लीजिए एक वॉल्यूम ले लेते हैं, 3D स्पेस ले लेते हैं, और इसके अंदर अगर हम लोग को चार्जेस को कैलकुलेट करना रहे तो अगर हमको क्या पता चल जाए, हमको वहां पे टोटल चार्ज पता चल जाए, अगर हमको टोटल चार्जेस को कैलकुलेट करना रहेगा या हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बतानी पड़ेगी। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वही हमारा क्या कहलाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाता है। तो एक वॉल्यूम ले लिया जहां पे चार्जेस आपके डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगा, Q/V के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके डेफिनेशन में चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यों कहा जा रहा है,
मतलब यहाँ पे यल की वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट कर देते हैं तो वही आपका जो क्यू आएगा, जो क्यू निकल के आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो यही इसी चीज को यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ठीक है, तो आई होप कि सभी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कि आपका जो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपकी क्या होती है। और साथ में एक और चीज मैं बता दूं, इनका डायमेंशन भी बता देते हैं। डायमेंशन, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ATL-1 होता है इसका डायमेंशन। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ATL-2 हो जाएगा। और इसका डायमेंशन जो होता है ATL-3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशन मैंने बता दिया, यूनिट बता दिया, फॉर्मूला बता दिया और यहाँ पे सारे के डिफिनीशन बता दिए और हमने फिगर द्वारा भी समझ लिया कि किस प्रकार से हम लोग को कैलकुलेट करना है चार्ज डेंसिटीज को। अब देखिए यहाँ पे आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यही सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। एक मिनट, तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे लिखा गया है, द चार्ज डेंसिटी इज द measure of the accumulation of electric charge per unit measurement of space. This space may be 1, 2 or 3 dimensional, accordingly defined as linear charge density, surface charge density, volume charge density। मतलब अगर 1 डायमेंशन है तो वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, 2 डायमेंशन है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी और अगर 3 डायमेंशन है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब बात करते हैं पहला, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ डिनोटेड बाय सिंबल लैम्डा। इसको किससे दिखाया जाता है, लैम्डा से दिखाया जाता है। तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। इसको डिफाइन किससे किया जाता है, लैम्डा से डिफाइन किया जाता है एंड इज मेजर्ड इन कूलम्ब पर मीटर, जैसा कि मैंने इसका यूनिट आपको यहाँ पे बताया था। एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इफ Q इज द टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन थिन रॉड ऑफ अ लेंथ L, then the linear charge density on its given by, तो यहाँ पे आपको फिगर भी बनाया गया है। देखिए फिगर, यहाँ पे अगर एक लाइन है, इस पे आपके लीनियर जो चार्जेस हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूट है, तो टोटल चार्ज और लेंथ इसका L है, तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा लैम्डा इक्वल टू Q बाई L। अब आगे बढ़ते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसी तरीके से इनको देखिए, द SI यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज कूलम्ब पर मीटर होगा। यहाँ पे द SI यूनिट ऑफ कूलम्ब पर मीटर होगा एंड डायमेंशन इज ATL-1। इसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अब हमने एक फिगर बना के यहाँ पे समझाया गया है। तो ये सारे आपके, ये आपका 2 डायमेंशन का एक फिगर लिया गया है। यहाँ पे चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पे जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो सिग्मा से डिफाइन किया जाता है, Q बाई A के बराबर हो जाएगा। द SI यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज cm पर मीटर स्क्वायर होता है एंड डायमेंशन इज ATL-2 होता है। ठीक है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डिनोटेड बाय रो and is measured in coulomb per unit cubic meter. If Q is the total charge uniformly distributed on this, तो आपका जो सिग्मा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, Q बाई V के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग चेंज करना है, एक मिनट। ठीक है, Q बाई V के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसका जो SI यूनिट होगा cm मीटर इनवर्स, यहाँ पे cm मीटर मतलब आपका कूलम्ब डॉट मीटर के पावर -3 हो जाएगा। और द डायमेंशन इसका हो जाएगा ATL-3। यहाँ पे डायमेंशन थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है। ठीक है, तो डायमेंशन आपका ये होता है। तो यही सारी चीजें मैंने आपको
यहाँ पे डेंसिटी में बता दी थी। तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से आपको जितने भी पीडीएफ है इस तरीके से बनवा रहा हूं कि मुझे आपको किसी और नोट्स की जरूरत ना पड़े और आपको हर चीज समझ में भी आए और आप अपने से इसको जितने भी पीडीएफ हैं इसको अभी से कोई भी क्लास पढ़िए, जितने भी आपके पीडीएफ में आपके कोई भी आपका स्लाइड है उसको आप लिखते रहिए, उसको साथ में समझते रहिए कि सर ने किस प्रकार से एक्सप्लेन किया था। आगे बढ़ते हैं। अब इन पे 2-3 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं किस पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और मतलब चार्ज डेंसिटी पे हम लोग क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो सिंपली क्वेश्चन मैंने 2-3 क्वेश्चन ले लिए हैं जिससे आपको एक आइडिया लग जाए, फिर उसके बाद अगले क्लास में इसके भी थोड़े से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और लॉन्ग थिन रॉड है जिसका लेंथ कितना है, L इक्वल टू कितना दिया गया है, 100 सेंटीमीटर दिया गया है और टोटल चार्ज ऑफ 10 मेगा कूलम। अब यहाँ पे टोटल चार्ज जो है वो 10 मेगा कूलम का है, मेगा कूलम है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, चार्ज टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल हो जाएगा। और यहां से कैसे हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर है तो हमको मीटर में वैल्यू चाहिए क्योंकि यूनिट क्या होती है, सीएम कूलम पर मीटर होती है। तो यहाँ पे 1 मीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर का जो मीटर में चेंज करते हैं तो 1 मीटर हो जाता है। और 10 मेगा कूलम का मतलब 10 टू द पावर -3 कूलम के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे सारी वैल्यू ला के पुट कर दीजिए। यहाँ पे जो चार्ज है 10 टू द पावर -3 है और यहाँ पे 1 है। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे जब आपका मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 टू द पावर -2 मतलब एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही आपका क्या निकल के आ गया, यहाँ पे C कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर आपका क्या निकल गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। एक का आपका डिटरमाइन द चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ अ चार्ज इज 60 कूलम। चार्ज जो दिया गया है यहाँ पे 60 कूलम टोटल एंड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ 120 मीटर स्क्वायर। मतलब आपको यहाँ पे जो एरिया है वो 120 मीटर स्क्वायर के बराबर दिया गया है। तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो Q बाई A की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो 60 बाई 120 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन द चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ चार्ज इज 15 कूलम। यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है, 15 कूलम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्यूब। मतलब Q की वैल्यू जो दी गई है, मतलब वॉल्यूम दिया गया है 6 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, Q बाई भी हो जाएगा, मतलब 15C बाई यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो C को मत लिखिएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 15/6 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को नॉर्मली मैंने एक आध दो क्वेश्चन भी करवा दिया, ठीक है। तो आई होप कि आज के जितने भी टॉपिक थे आपको समझ में आ गए होंगे। पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, उसके बीच में दो रिलेशन को बताया डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, और उसके बाद मैंने बताया कि लिमिटेशन क्या होता है कूलॉम्स लॉ का, और कूलॉम्स लॉ का न्यूक्लियर फिजन में किस प्रकार से इफेक्ट रहता है, न्यूक्लियर फोर्सेस में क्या मतलब क्या रिलेशन है न्यूक्लियर फोर्सेस के साथ,
न्यूक्लियर फोर्सेस, क्यों आपका जो आपका कूलॉम्स लॉ है फेल्ड हो गया, इन सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैंने बताया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज आपको बता दिया, और उसके बाद मैंने सरफेस आपके चार्ज डेंसिटीज जितने होते हैं उसको मैंने एक्सप्लेन करवा दिया और उन पे कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। ठीक है, तो आई होप कि आज के जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो बच्चे मेरा ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस हैं वो आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और इन क्लासेस में आपको जो भी आपके बीएससी मैथ की मैं बात करूं खासकर, तो आपका क्या सब्जेक्ट रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और स्टैट, इन चारों सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं और इन चारों क्लासेस को आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप कितने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप कितने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1250 का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं हमारे ऐप से, कौन सा ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करिएगा, ये डीएनएस एजुकेयर ऐप, और वहां पे आप बीएससी मैथ के लिए, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए या बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो क्लासेस हैं वो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 3 मंथ और 1 ईयर, मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता हम लोग एग्जाम के लास्ट दिन भी आपका हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे पिछले पढ़े होंगे उनसे आप लोग जान सकते हैं कि हम लोग किस प्रकार से हेल्प करते हैं सभी बच्चों के। और कोर्स के फीचर्स क्या रहेंगे, आपको जो क्लास में आपने ये वीडियो देखा ही होगा, इसमें सारे नोट्स मैंने यहाँ पे देखे होंगे कि जो भी आपका ये पीडीएफ अगर आपके पास जाता है तो आपके पास एक नोट्स हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि मैंने थ्योरी और कॉन्सेप्ट को समझा के उसके बाद मैंने लिखा हुआ मतलब टाइप भी करवाया हुआ है, तो आपके पास एट द एंड आपके पास एक प्रॉपर नोट्स हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उनको लगवाए जाएंगे। क्लास लाइव डाउट सेशन क्लास रहेगी अगर रिक्वायर्ड है, तो अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, बताने से भी नहीं समझ में आ रही हैं, तो उसके लिए लाइव डाउट क्लास रखी जाती है, और वन शॉट रिवीजन आपका हो जाएगा यूनिट वाइज, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाता है। तो ये सारे फीचर्स रहेंगे, तो आप लोग का बहुत कम फीस में केवल 1250 वन टाइम पेमेंट है, और इस वन टाइम पेमेंट में आपको चारों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और स्टैट जितने भी हैं सारे आपके चैप्टर पढ़ाएंगे। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हैं, पीसीएम आपने लिया है, तो आपका इसके लिए बस केवल वन टाइम पेमेंट करना होगा और सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं, और हाँ, ये क्लास आपको कैसा लगा इसके लिए जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।